हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी ये मिशन लेक्चर के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि की 5वीं क्लास रहेगी। दोस्तों, ये क्लास बहुत बेहतरीन है, जिसके अंतर्गत हमने ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही ये क्लास हमारी जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए तो विशेष है। साथ ही ये जो है जो सी टेट, यू टेट और साथ ही बीएड और डीएलएड का जो एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस रहता है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण जो है। ठीक है दोस्तों, तो आपके परिचित जो भी अभ्यर्थी हों, उनको इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो दोस्तों, शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है दोस्तों, वो है आपका सूचना तक आसान पहुंच और बेहतर शैक्षिक सामग्री प्रदान करना। तो दोस्तों, कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन को आसानी से पहुंचा जा सकता है और बेहतर शैक्षिक सामग्री प्रदान करना, ये शिक्षा में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण के लिए कौन सा उपकरण सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, ऑनलाइन अगर शिक्षण करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उपकरण है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये उपकरण है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो गलत आंसर दिए हैं, जैसे प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, कैमरा है, ये भी अपनी जगह पर हेल्पफुल हैं दोस्तों, बट कंप्यूटर जो है आपका सीधे सीधे ऑनलाइन शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के अंतर्गत जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा में क्या संभव है? तो दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया गया है और 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कहा गया है कि कंप्यूटर की मदद से शिक्षा में क्या संभव है? तो ऑप्शन है आपके पास, छात्रों की उपस्थिति और प्रदर्शन का रिकॉर्ड आसान हो जाता है, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी मिनटों में खोजनी आसान हो जाती है, दूरस्थ शिक्षण को सक्षम करना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर में शिक्षा की हेल्प की बात करें तो क्या कर सकता है, कंप्यूटर के द्वारा छात्र की उपस्थिति और प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है बहुत आसानी से। ये बिल्कुल सही है। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी मिनटों में खोजनी आसान हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। दूरस्थ शिक्षण को सक्षम करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत आसान कंप्यूटर के द्वारा आसान होता ही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, जिससे एग्जाम में आपको जो है बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको स्कोरिंग करा जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दीक्षा पोर्टल क्या है? तो दोस्तों, दीक्षा पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। दीक्षा हो गया और रूषा हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, दीक्षा पोर्टल क्या है? तो दीक्षा पोर्टल क्या है दोस्तों? ऑप्शन है, ज्ञान साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल का बुनियादी ढांचा, या एक शिक्षक मंच, या दूरस्थ मोड के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, दीक्षा पोर्टल जो है, इस ये एक तो ज्ञान को साझा करने का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक शिक्षक मंच भी है, जिसमें शिक्षकों को भी दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से। उसके अलावा दूरस्थ मोड के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करना, तो ये ऑनलाइन शिक्षण हेतु भी यूज होता है दीक्षा पोर्टल दोस्तों। तो उपरोक्त सभी यानी कि इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन शिक्षण क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन शिक्षण क्या है, ये पूछा गया है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण में क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है, लोगों को शिक्षित करने के लिए एक कम लागत वाला समाधान, इसके अलावा छात्रों के लिए महंगा और शिक्षकों के लिए कठिन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों ये क्या है, कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन शिक्षण है दोस्तों, ये एक कम लागत वाला है। मेन बात तो ये है दोस्तों, कम लागत वाला शिक्षण है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों, ये प्रशिक्षण है दोस्तों, तो ये इसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बहुत सारे लोगों को तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। तो बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है दोस्तों, जहां पर अलग-अलग जगहों पर प्रशिक्षण हेतु अलग-अलग प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है दोस्तों, पूरे प्रदेश में एक प्रशिक्षक के द्वारा सारे लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है सबसे कम लागत वाला समाधान है। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोटेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी जो क्लास रहती है उसमें सारे ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा गया है जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम दे के आएँगे और इन क्वेश्चंस के साथ मिलान करोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संदर्भ पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तक सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं, यानी कि किसी टॉपिक को पढ़ाना है और उससे रिलेट करते हुए अगर हमें किताबें और अन्य पाठ्य सामग्री जो है वो अध्ययन में से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें, ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, या आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी टॉपिक से संबंधित उससे संदर्भित पुस्तकों को पढ़ेंगे, उसके पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे, तो लाभ क्या होगा दोस्तों, लाभ क्या होगा, ज्ञान में व्यापकता आएगी, यानी कि हमारे जो ज्ञान है उसका क्या होता है, विस्तार होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखें, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, ये भी ठीक ठाक आंसर है। आनंद प्राप्त होता है, तो कुछ लोगों को पुस्तकें पढ़ने से आनंद भी महसूस होता है, स्टोरीज पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। निर्णय शक्ति का विकास होता है दोस्तों, ये भी आपके पास ऑप्शन के तौर पे है। बट सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की व्यापकता आती है, यानी कि ज्ञान का आपका विकास होता है, जो माइंड में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक की ब्रॉडनेस बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है ना, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, एक सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन है, छात्र के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या ये सभी। तो एक सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, सफल अधिगम के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, पहली बात तो छात्र के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा तभी अधिगम कर पाएगा, सीख पाएगा दोस्तों, जब उसको उसकी रुचि के आधार पर, उसके मानसिक स्तर के आधार पर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। अध्यापक बीच-बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे को हम लगातार पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, वो धीरे-धीरे जो है पजल हो जाता है, यानी कि थका महसूस करता है, और उसके बाद उसके जो टॉपिक्स हम करा रहे होते हैं वो टॉपिक उसके माइंड में नहीं घुसता है। तो उसको बीच-बीच में क्या करना चाहिए दोस्तों, मनोरंजन भी उसके साथ होते रहना चाहिए बच्चों के साथ। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अब अध्यापक को खुद ही कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो क्या ही पढ़ाएँगे? तो इसलिए ये भी जो है पूर्ण अधिकार होना भी ज़रूरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये तीनों ऑप्शन सही बनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर एक शिक्षक जो है किसी बच्चे को क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे अधिक किस चरण से प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन है, प्रस्तावना से, पुनरावृत्ति से, विकास चरण से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पाठ को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो उस समय शिक्षक को सबसे अधिक जो प्रश्न पूछने चाहिए दोस्तों, वो किससे पूछने चाहिए, वो पूछने चाहिए दोस्तों विकास चरण से। कौन से चरण से, विकास चरण से। अगर आप प्रस्तावना चरण से ही पूछेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि बच्चे को पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। पुनरावृत्ति चरण में पिछला ही टॉपिक क्लियर नहीं हो, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, नया टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जो टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के आधारित आगे को दोस्तों क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन होते रहने चाहिए, तो उसको कहते हैं विकास चरण में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन है, शिक्षण एक कला है,
शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है या ये सभी? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस जो भी टीचिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे आप कोई भी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जिसमें टॉपिक आया होगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान देना कि कौन सा सत्य है कहा जा रहा है और कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षण एक कला है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचिंग क्या होता है दोस्तों? टीचिंग आपका आर्ट है एक प्रकार का। टीचिंग क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आर्ट है। शिक्षक जन्मजात होते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई पैदाइशी शिक्षक नहीं होता, उसके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ये तो आपको पता ही है कि टीचर्स जो होते हैं ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेंड करना पड़ता है, ठीक है नहीं? क्योंकि दोस्तों जब आप लोग शिक्षक बनोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपने शिक्षक बनने से पहले बीएड की ट्रेनिंग ले रखी है। आपने 2 साल का बीएड किया है या 1 साल का बीएड किया है आपने, उसके बाद फिर आपने टीटी का एग्ज़ाम दिया है एलटी के लिए, आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बीएड तो किया है ना, तो प्रशिक्षण आपने ले चुके हो। उसके बाद क्या होगा, जब आप टीचर बन जाएँगे इन फ्यूचर, हमारी गुड विशेज़ हैं आपके साथ दोस्तों, आप बनोगे ज़रूर। अगर आप हमारी क्लासेस को लगातार वॉच करते रहे और आपकी प्रिपरेशन मजबूत रही, तो आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएँगे दोस्तों। आप कहीं से भी पढ़ रहे हों लेकिन प्रिपरेशन मजबूत रहेगी, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप पढ़ाने चले जाएँगे, आपकी स्कूल में ड्यूटी जॉइन हो जाएगी, आप अध्यापक बन जाएँगे, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको फिर ट्रेनिंग कराई जाएगी बीच-बीच में। तो वो क्या है, शिक्षकों की हमेशा क्या होता है, ट्रेनिंग कराई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे उम्रदराज होते हैं जिनको 50-55 साल भी हो जाते हैं, फिर भी उनकी ट्रेनिंग आती है, बीच-बीच में ट्रेनिंग कराते रहते हैं। तो शिक्षक को क्या किया जाता है दोस्तों, ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जन्मजात नहीं होता। तो कथन कौन-सा गलत हो गया दोस्तों? बी इसका कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही हो जाएगा। तो शिक्षण एक आर्ट है, टीचिंग स्किल डेवलपमेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक को निजी जीवन में कैसा होना चाहिए? तो अगर एक टीचर है तो उसको अपने पर्सनल लाइफ में किस प्रकार का होना चाहिए? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, दूसरा अति गंभीर और दिखावपूर्ण होना चाहिए, तीसरा है चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, चौथा है स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो एक शिक्षक जो है वो उसका निजी जीवन दोस्तों होना चाहिए, उसके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि उसका जैसा उसका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है बिहेव होना चाहिए, उसका पर्सनल लाइफ वैसी होनी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक है तो शिक्षक सबके लिए क्या होता है दोस्तों, एक आइडल हो जाता है, और उसको उसको लोग अनुसरण करते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, अध्यापक का अनुसरण करते हैं उनका। तो वहाँ पर क्या होता है, अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। तो अध्यापक को अपने किस छात्र पर गर्व करना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्र के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अड़िग रहे, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो देखें तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो एक अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित में प्रयास करे। दोस्तों जैसे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आप अध्यापक बन जाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो आपके अध्यापक आप पर किस प्रकार गर्व करेंगे, आपसे क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपसे क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं कि आप अपने इस विद्यालय में अपने कार्यों को जो है तत्परता के साथ करें, प्रयासरत रहें, छात्र हित में कार्य करें, छात्रों के प्रति समर्पित रहें, ठीक है ना दोस्तों? जैसे अभी मैं ही आपको अध्यापन कार्य करा रहा हूँ दोस्तों, हालाँकि आप हम हमारे समकक्ष भी हो सकते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखें तो हम आपसे क्या अपेक्षाएँ करते हैं? जैसे हम हैं अपने विद्यालय में अध्यापन करते हैं, तो हमारे शिक्षकों ने हमको पढ़ाया है, तो आज हम अपने विद्यालय में अपना कार्य करते हैं। हालाँकि 100% हम भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रयास करते हैं कि 99% हम अपना जो है वहाँ पर अपना समय बच्चों के पर जो है व्यतीत करें, बच्चों पर अपना समय दें। तो ऐसे ही एक अध्यापक अपने छात्रों से क्या अपेक्षाएँ करता है दोस्तों, कि वो अगर भविष्य में शिक्षक बन जाए तो अपने बच्चों पर पूरी तरीके से समर्पित हो। जिन बच्चों के भविष्य का निर्माण करने
करने का उसको ज़िम्मेदारी मिली है, ठीक है? उसके अलावा अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। अनैतिकता हो रही तो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्शाना है, ठीक है? अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहें। तो ये सभी तीनों फैक्ट जो हैं दोस्तों, ये तीनों एक अध्यापक अपने छात्र से उम्मीद करते हैं, और अगर अगर छात्र उनका ऐसा करता है तो छात्र पर अध्यापक गर्व करते हैं, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, शिक्ष छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों, छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो ज़रूरी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके ऊपर किस चीज़ का बोझ देना अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन है लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ। तो अगर छोटे बच्चों को शिक्षा तो हम दे सकते हैं दोस्तों, ये शिक्षा देना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके ऊपर कौन सा बोझ अपेक्षित नहीं है? तो दोस्तों, गृह कार्य का बोझ देना अपेक्षित नहीं है। आप लिखने का कह सकते हो, उनको पढ़ने के लिए कह सकते हो, विद्यालय जाने का उनको जो है वो कर सकते हैं, बट दोस्तों गृह कार्य बहुत ज़्यादा देना ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है कि बच्चों को हम बहुत सारा पढ़ाने के लिए 4 क्वेश्चन पढ़ाएं क्लास में और घर को दे दें 10 क्वेश्चन। तो ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? जिस हिसाब से हम उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उतना ही बच्चे से अपेक्षाएं भी करनी चाहिए। तो इसलिए गृह कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा देना जो है ये अपेक्षित नहीं है दोस्तों। और आज की शिक्षा नीति में तो होमवर्क का बोझ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जितना करा सके विद्यालय में ज़्यादा काम कराना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने का मुख्य तत्व है। अब सीखने का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? तो मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, या प्रेरणा, या ये सभी। तो दोस्तों, सीखने का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? तो दोस्तों, एक तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी सीख पाएगा, मेन तत्व तो यही है। उसके बाद अनुकूल परिवेश होना चाहिए, माहौल कैसा है बच्चा तभी सीख पाएगा। उसके अलावा इसके जो मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा ना दोस्तों, तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। तो उसके अंदर एक मोटिवेशन डेवलपमेंट करने वाला भी चाहिए। तो ये सभी यानी कि 3 के 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, दोस्तों, जब भी कोई शिक्षक अपने शिक्षण कार्य करता है तो उस समय क्या करता है, उससे पहले पाठ योजना बनाई जाती है, जिसको लेसन प्लान बोलते हैं। तो लेसन प्लान बनाया जाता है दोस्तों, जो टॉपिक पढ़ाना है, तो वो टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान तभी सही बनेगा जब शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि छात्रों को पहले से क्या पता है, किस चीज़ का ज्ञान है, यानी कि क्या आपने पहले पढ़ा रखा है, ये शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए पाठ्य योजना बनाते वक्त। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अब हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षण विधि नहीं चल सकती है दोस्तों ना। अगर आपको प्रयोगात्मक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रयोग से संबंधित, और आप उसको थ्योरी में सुना के चल दे रहे हैं क्लास से, तो इनमें से बच्चा क्या ही सीखेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो शिक्षण विधि का भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को किस विधि से पढ़ाना है। इसके अलावा शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो टीचिंग के जो थ्योरम्स होती है, सिद्धांत जो होते हैं दोस्तों, उनका भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का इसको ज्ञान एक अध्यापक को होना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, छात्रों के आवेगों का दमन करने में संभवतः, अगर कोई छात्र जो है आवेग में आ जाता है या किसी परिस्थिति में आ जाता है, तो उनको उनका दमन करने के लिए संभवतः क्या होना चाहिए? उसके दमन करने से क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं, या उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो क्या इसमें सही होगा दोस्तों? अगर हम छात्रों के जो आवेग हैं, उनके अंदर जो इमोशंस हैं दोस्तों, अगर हम उनका दमन करेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे नहीं या उनकी बातों को महत्व नहीं देंगे, तो क्या होने वाला है दोस्तों? एक अनुशासन मानने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि छात्र के आवेगों का दमन करके कभी वो अनुशासित नहीं होता है। हमें उसकी फीलिंग्स को, उसके जो अंदर की जो इमोशंस है ना दोस्तों, उसको समझते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। तब वो हमारे बातों को सुनेगा, समझेगा और खुद ही अनुशासित होने लगेगा। अगर हम उसके आवेगों के खिलाफ अगर उसको दंडित कर देंगे, तो वो फिर और अनुशासन में विद्रोह करेगा दोस्तों, ठीक है?
तो उसमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है। अगर आवेगों का दमन होगा तो विद्रोह की भावना पनपने लगेगी। उसकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी ना दोस्तों, जो उसके अंदर जो इच्छा शक्ति होगी कुछ करने की, वो सब कुंठित हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा। मतलब उसके अंदर दिमाग में जो बातें थी वो छुपा देगा उन बातों को और बताएगा नहीं। तो अगर वो बताएगा नहीं तो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों इसके सही आंसर हैं। तो इसलिए जो है छात्रों के आवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, उसके आवेगों को महत्व देना चाहिए और उसके आवेगों के महत्व को समझते हुए उसके अंदर की क्रिएटिविटी और उसके अंदर जो भावनाएं डेवलप हो रही हैं उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार उसको ढालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके अनुसार उसको जवाब देके उसको प्रेरित करना पड़ेगा, उसके अंदर जो है मोटिवेशन लाना पड़ेगा, इससे वो जो है अनुशासित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा के लिए नीतियों और मानकों को निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के कामकाज को विनियमित करना, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या है, वो है आपका शिक्षक शिक्षा के लिए नीति और मानकों को निर्धारित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों के कामकाज को विनियमित करना, ये भी इसका उपयोग है। उसके अलावा इसका उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो उपरोक्त तो सभी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीटीई कब अस्तित्व में आया था। तो एनसीटीई अस्तित्व में कब आया था दोस्तों। ऑप्शन है 1993, 1995, 1997 या 2000 में। तो एनसीटीई जो अस्तित्व में आया था दोस्तों, कब आया था, 1995 में। 1995 में दोस्तों, 1995 में दोस्तों, ये जो है एनसीटीई अस्तित्व में आया था। तो एनसीटीई ये दोस्तों आपका जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल इसका नाम है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका 1995 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, अध्यापक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो एनसीटी का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है, वो है दोस्तों आपका नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगामी एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन एक तरीके से जनरल नॉलेज के तौर पर भी पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित हैं। तो एनसीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ हैं। ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर या बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार महानगर दोस्तों, लखनऊ, पटना, रांची और गुवाहाटी, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो एनसीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय वो स्थित है वो कहाँ है दोस्तों, वो है आपका भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और बेंगलोर में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में भी है, भुवनेश्वर में भी है दोस्तों, जयपुर में है और बेंगलोर में, ठीक है। तो ये हैं आपका दो, तो बहुत से शुरुआत हो रहे हैं दोस्तों, ये भोपाल और भुवनेश्वर, बाकी जयपुर और बेंगलोर, ये चार क्षेत्रीय कार्यालय एनसीटी के हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एनसीटी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो दोस्तों जो एनसीटी है जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है दोस्तों एनसीटी, इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और इसके तहत इस अधिनियम जो है इसका गठन हुआ था एनसीटी का, और उसके बाद जो है ये 1900
1995 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत दोस्तों ये एनसीटीई का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको ये याद रखने हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनकी डेट जरूर याद कर लीजिए, डेट सही पड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, सॉरी 1968 भी है और 1986 भी है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ हैं। इसके अलावा उसके बाद 2005 2020 भी है दोस्तों, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उम, उसके अलावा दोस्तों आपका ये राष्ट्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2009 में। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन पर क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी कि ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए इनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? तो जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन या ये सभी। तो जो दोस्तों जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति होती है और युवा आपराधिकता होती है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, इस कारण से भी आपराधिकता में आते हैं बच्चे। मानसिक मंदता भी होती है, उसके कारण भी होता है दोस्तों। कुसमायोजन यानी कि जिस माहौल में उसमें समायोजित नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो दोस्तों एक अध्यापक के अंदर कौन सा गुण सबसे अधिक छात्रों के द्वारा पसंद किया जाता है? उसकी निष्पक्षता, यानी कि शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। उनके उनका रौब भी नहीं, उसके समय की पाबंदी और उनकी अनुशासन प्रियता। तो दोस्तों एक शिक्षक के अंदर क्या गुण किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं कि एक अध्यापक निष्पक्षता को पसंद करते होंगे, या एक अध्यापक रौब झाड़ते हैं क्लास में, या उन रौब से रहते हैं तो या उसको पसंद करते होंगे, या उनकी समय की पाबंदी जो यानी कि समय पर आते हैं समय पर जाते हैं इसको पसंद करते होंगे, या उनके अनुशासन प्रियता को पसंद करते होंगे। तो ये दोस्तों ये तीन ऑप्शन बात के गलत हैं। आज के बच्चे तो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते हैं। केवल पसंद किया जाता है दोस्तों उनकी निष्पक्षता, यानी कि सबके साथ समानता का बिहेव रखेंगे टीचर के तौर पे क्लास में, तो बच्चे उस अध्यापक को ज़रूर पसंद करते हैं दोस्तों। केवल अपने कार्य के प्रति रुचि रखना और साथ ही बच्चों के प्रति निष्पक्ष रहना, ये एक अध्यापक का सबसे बड़ा गुण होता है दोस्तों। कर्तव्य निष्ठता और साथ ही निष्पक्षता के साथ बच्चों के साथ अलग अलग बच्चे के साथ अलग अलग बिहेव करना टीचर का ये अच्छा वो नहीं है दोस्तों। सबके साथ समानता का भाव निष्पक्ष तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी पाठ्यचर्या जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्य संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर जो पाठ्यचर्या की अगर हम बात करें तो कौन सी पाठ्यचर्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? वो होगी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों की अनुकूल। अगर बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्व देते हुए अगर पाठ्यचर्या बनाई जाएगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। तो एक अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याओं को कैसे? कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, या सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो दोस्तों एक अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याओं को क्या करेंगे दोस्तों? हमेशा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। एक अध्यापक अगर है और छात्र की समस्याएं हैं तो उनको सदैव सुनते रहेंगे, यानी कि समस्याओं को सुलझाना ही अध्यापक का कार्य है, विद्यालय में कर्तव्य होता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों एक अध्यापक के रूप में छात्रों की जो निजी समस्याएं हैं उनको सुनना हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों। अब उन समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएँ या नहीं कर पाएँ वो उस समस्या पर डिपेंड करेगा, लेकिन सुनने का कर्तव्य बनता है एक अध्यापक के नाते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो दोस्तों अगर आपकी कक्षा का कोई छात्र है रोज अनुशासनहीनता कर रहा है क्लास में, डिसिप्लिन लेस होके रह रहा है, तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा?
तो दोस्तों उसका समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसको पीटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पीटने की बात कही गई, तो पीटना तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्कूल में उसका नाम काटना भी कोई वो नहीं है। नाम काटने की तो बात ही नहीं कर सकते हैं बच्चे का, जो है आज के समय के अकॉर्डिंग। और उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास भेजेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि डॉक्टर के पास भेजना, ये एक अध्यापक होने के नाते हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें केवल क्या करना है, हमें वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाना है कि वो कैसे माहौल से आ रहा है, उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, घर की भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, मतलब किस माहौल में वो रहता है, मेन बात ये है परिवेश कैसा है। और उसके आधार पर उसका मार्गदर्शन हमको करना है और अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करना है, जिससे वो अनुशासनहीनता करना कम कर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अगर हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या अध्यापकों का उच्च वेतन। तो दोस्तों अध्यापकों का उच्च वेतन का तो कोई रोल है नहीं, इसको तो आप सीधे सीधा हटा दो। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है तो वेतन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पाठ्यक्रम में संशोधन करके भी कोई ऐसा नहीं होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। केवल क्या होगा दोस्तों, छात्रों का जो है सतत मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि लगातार अगर आप छात्रों को चेक करते रहेंगे कि छात्र कितनी प्रगति कर रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे उठने लग जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति। एक अध्यापक का कार्य क्या हो सकता है दोस्तों, छात्र पढ़ाई के प्रति क्या होगा कि छात्रों में अगर उनके पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करनी है तो क्या करना हो चाहिए, विश्वास पैदा करना है, पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, या लगाव पैदा करना है, या आस्था पैदा करनी है, तो अनुराग पैदा करना है। तो दोस्तों ये बड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर जरूर टिक कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग मानिएगा। उसके बाद सही आंसर हम बता रहे हैं। तो अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या करना है दोस्तों, अनुराग पैदा करना है। अनुराग का मतलब होता है दोस्तों प्रेम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अध्यापक का कार्य क्या करना है, छात्र के प्रति एक रुचि पैदा करना है, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना है और अनुराग पैदा करना है, प्रेम यानी कि उसको ऐसा माहौल बना देना है कि वो पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि खुद ही डेवलप हो जाए, इंटरनल मोटिवेटेड हो जाए बच्चा। ठीक है ना, आंतरिक उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए, अभिप्रेरित हो जाए बच्चा। ठीक है, तो ये करना है, अनुराग पैदा करना है उसके अंदर। तो ये है। विश्वास पैदा कैसे करेंगे दोस्तों, विश्वास क्या, लगाव, आस्था, ये अनुराग पैदा करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है तो दृश्य सामग्री का प्रयोग करते वक्त किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो हमें जो दृश्य सामग्री ले जानी है दोस्तों, वो वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। मेन बात यह है कि जो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री ले जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेट होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली बात भी अगर हो सकती है, बट यहाँ पर दोस्तों अगर हम इन चारों में देखें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दृश्य सामग्री नहीं ले जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या ही होगा दोस्तों, क्या समझेगा बच्चा ना, उसका कोई रिलेट ही नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों जब कक्षा में शिक्षण कार्य कराया जाता है तो उसमें बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम जो पहले पढ़ाया है उसी से रिवाइज वाले क्वेश्चन पूछेंगे। उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेट भी क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चों को कितना आके नॉलेज है उसको जानने के लिए बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बालक ने जो पहले से पूरी ज्ञान है उसको उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कक्षा शिक्षण के दौरान पहले से पढ़ाए गए क्वेश्चन और जो पढ़ाना है उससे रिलेट, और बालक के होल सोल जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, उनके अंदर जो नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, मैंने अभी आपको बताया था 1986 और 1968। तो ये दोस्तों जो है आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में समानता और गुणवत्ता में सुधार करना, उसके अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना या उपरोक्त तो सभी। तो दोस्तों जो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सभी प्रकार के कार्य थे। एक तो शिक्षा में समानता और गुणवत्ता में सुधार करना था, और उसके अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था, तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाना था। ये सभी प्रकार के जो है इसके उद्देश्य रहे थे 1986 के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस प्रकार की संरचना की सिफारिश की गई थी? तो दोस्तों 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें किस प्रकार की संरचना की सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन है 10+2+3, 10+1+2, 10+2+4, 10+1+1। तो तीनों के तीनों रॉन्ग हैं दोस्तों, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने इसी शिक्षा नीति के तहत पढ़ा है। पहले 10वीं किया, फिर उसका 2 साल बाद फिर 12th पास किया, फिर उसका 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। तो सभी ने इसी नीति को किया है। तो दोस्तों ये तो हर कोई जानता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सरल भी है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो 1986 की शिक्षा नीति का 10+2+3 इसमें रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई थी? तो दोस्तों 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में जो सेवारत अध्यापक थे, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई थी? तो ये जो है सौंपी गई थी दोस्तों आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट को। किसको दोस्तों? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट को ये सौंपी गई थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा से विद्यालयों से जो संबंधित बात होएगी, वो सीधे सीधा आपको डाइट पर यहाँ पर लेना है। ठीक है दोस्तों, मेन बात ये है। अगर आपका डीएलएड होता है दोस्तों, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए जो डीएलएड होता है, उसकी ट्रेनिंग भी डाइट में ही कराई जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आए तो सीधे सीधे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आप आसानी से टिक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे IASE का फुल फॉर्म है शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान। ठीक है, और CTE का फुल फॉर्म है शिक्षक शिक्षा के लिए कॉलेज। उसके अलावा आपका राज्य के ये तो कोई फुल फॉर्म नहीं बनती है। तो समझ गए दोस्तों आपका। तो कोई भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बनाए गए दोस्तों? डाइट बनाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में कितना प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितना प्रतिशत निवेश की कल्पना की गई थी? तो 1986 में ये कहा गया था कि जो है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जो रहेगा, उसमें से 6% दोस्तों क्या किया जाएगा? शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। तो 6% इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 1990 में किस समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1986 में जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, उसका क्रियान्वयन की कार्य जो किया गया है, उस कार्य का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना एक्टिव हुआ है वो कार्य, तो उसको चेक करने के लिए 1990 में एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन है राममूर्ति समिति, कोठारी समिति, शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति। तो दोस्तों 1990 में बनाई गई थी राममूर्ति समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राममूर्ति समिति ने दोस्तों 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की थी, और उसके समीक्षा के आधार पर उन्होंने इसके जो है परिणाम बताए थे कि फीडबैक क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत बेनिफिशियल क्लास। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास के अंतर्गत कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं या किस प्रकार के
क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी क्वेश्चंस पर अगर कोई डाउट आपको लगता है, तो आप ज़रूर हमें उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। आपके रिप्लाई का हम जो आपके जो कमेंट्स रहेंगे दोस्तों, उसका रिप्लाई हम आपको अवश्य देंगे। और उम्मीद करते हैं आप इसी प्रकार से हमारी क्लासेस से लगातार जुड़े रहेंगे और हमारे जो है हौसला बढ़ाते रहेंगे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करते रहेंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट की जो हमारी क्लास है वो सुबह 5 बजे आपको उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, और साथ ही दोस्तों आपको हिंदी सब इंक्लूडेड क्लास आपको वहाँ पे मिलने वाली है। मॉर्निंग शिफ्ट में लगातार चल रही हैं, तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, और डेली मॉर्निंग 5 बजे आप हमारी क्लास को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।